नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस। मैं हूं आपका दोस्त हनी सहगल। इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा सेक्टर 18 वेव सिल्वर टावर में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं वेव सिल्वर टावर एसोसिएशन। यहां एक कमेटी बनाई गई है क्योंकि वेव सिल्वर टावर की जो मेंटेनेंस की टीम है और यहाँ के डिपार्टमेंट से ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ के जितने भी रिटेलर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं और साथ में जिनके ऑफिस ओनर्स हैं और जो कि लैंडलॉर्ड्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक अपनी वेलफेयर एसोसिएशन बनाई है वेव सिल्वर टावर के नाम से, ताकि ये एसोसिएशन उस पर काम कर सके। प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। कोई कहता है कि मेंटेनेंस ज़्यादा है, कोई कहते हैं कि यहाँ पे चिलर प्लांट्स नहीं चल रहे, एसी नहीं चल रहा, गर्मी में बहुत ज़्यादा हालत बुरी हो रही है, लगातार मेंटेनेंस के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जितनी होनी चाहिए कंपेयर टू अदर प्रॉपर्टीज इन द नोएडा उससे कई ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स यहाँ पर हैं और लगातार बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है। लगातार इस एसोसिएशन के द्वारा इस बात पे काम किया जा रहा है कि वो इस प्रॉब्लम का लोगों को समाधान निकाल के दे सके और इस बात को ध्यान में रखते हुए ये एसोसिएशन लगातार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। देखना ये है कि वेव सिल्वर टावर के लोगों पे और यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी के कानों पे जूं कब रहेंगी और वो इस प्रॉब्लम्स का समाधान कब करेंगे, ताकि यहाँ के शॉपकीपर्स, लैंडलॉर्ड्स, रेंटर्स और साथ ही साथ जितने यहाँ पे अलग कैफेज और वो सब चल रहे हैं उनके ओनर्स ज़्यादा परेशान ना हो। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। जैसा कि आपने कहा कि हम डीएम को भी एड ऑन करेंगे इसमें, तो उससे हम बेहतर है कि ये अगर एडीएम फाइनेंस जो आता होगा इसके अंडर में, देखिए अगर हमें कानूनी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। ये तो मान के चलना कि हाँ, कि दूध देती हुई गाय को कोई आसानी से नहीं देने वाला आपको कि आपके हाथ में थमा देगा। मेरी सुबह चौहान से पहले भी एक दो बार हुई थी इस बारे में। खैर, मेल हम जरूर करें, चाहे जो हमारी मेल आईडी इनके पास है, प्लस हमें उसमें सीसी रखना पड़ेगा। हमें एडीएम फाइनेंस या डीएम की जो भी ईमेल आईडी है उसकी इनकी ऑफिशियली वो हमें लेनी पड़ेगी कहीं से, जिससे भी, और जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उसको बाकायदा हम मेल करते रहे, ठीक है, जिससे हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस हमेशा उनके पास रहेगी, क्योंकि ईमेल भी आज की डेट में एक बहुत बड़ा प्रूफ है। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि हमने इनको कम्युनिकेशन ही नहीं किया। हम जब भी इनसे बात करें थ्रू सीसी रखें किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, या आरडब्ल्यू की शायद एक सोसाइटी होती है जो लखनऊ से ऑपरेट होती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से, या उनके किसी ऑफिसर को जरूर हम सीसी में सीसी और एनबीसी वो हम रखें। वो तभी हमारा पॉसिबल है। पहले हमें उसकी लेटर की रिसीविंग नोएडा अथॉरिटी और डीएम ऑफिस से लेनी पड़ेगी। आफ्टर दैट जो भी हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो इसी तरह से ही होगा, सेम जॉब होगी। अभी तक हमने केवल बिल्डर को कांटेक्ट किया है, जो भी पास में ये लो। अभी तक हमने बिल्डर को ही कांटेक्ट किया है, जो भी कम्युनिकेशन बिल्डर को ही किया है, थ्रू मेल किया है। एक लेटर दिया था इनिशियली, नाउ वी हैव given the through mail on also, but they have not responded. Very few mails they have responded, and in the last mail they have said that our association is illegal and the members of the office bearers of the association are also not eligible. They are disqualified. They have made these allegations on us. They don't agree with criteria of qualification के Huh? सर वो हम उनसे क्यों पूछे when we are qualified? सर वो कह रहे हैं कि आपने क्यों नहीं। सर उन्होंने रीजन दिया। एक्चुअली में हमारी मीटिंग नहीं हमारी मीटिंग नीचे हुई थी। जो अपना नीचे जीएम है अनंत शर्मा जी, दे सेड कि वेब वालों ने मेरे को ये इन्फॉर्म किया है कि हमने एक लेटर भेजी है रजिस्ट्रार में कि ये जो इलीगल एसोसिएशन बनी है इसका कोई प्रूफ, मैंने उन्हें बोला था कि इसका कोई प्रूफ दो। दे सेड कि हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रार को लेटर भेज दी है, जो आज तक हमारे चेक करवाने में पिछले 10 दिन तक तो वहाँ रिसीव हुई नहीं। तो या तो रजिस्ट्रार गलत साइन कर रहा है इनके हिसाब से, ये बनाएंगे एसोसिएशन अपने हिसाब से मेंबर्स की। तो जो भी आगे स्टेप है, इसीलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसको अब हम स्लो प्रोसीजर पे ना आगे जो है अथॉरिटी डीएम एंड देन आगे जो भी हमारा होगा स्टेप, उसमें हमें सबको एक साथ रहना पड़ेगा, कोई बैकआउट ना हो। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि मेंबर्स आया करें, क्योंकि 120 मेंबर्स राइट नाउ हमारे अभी हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। टोटल जो हमारे पास यहाँ पर मेंबर्स होने चाहिए वो टोटल ऑफिस एंड रिटेल मिला के है 324।
तो जिसमें से 120 मेंबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाकियों से रिक्वेस्ट लास्ट टाइम भी की थी, जो भी अपने किसी को जानता है उसको मेंबर ऐड करवाए और उसके बाद फिर हम आगे चलें, क्योंकि आज भी हमारी मीटिंग में मैं देख रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली अपना 20 हाँ जी 16 जनों की एंट्री है और बाकी कुछ अभी हैं जो जातिवार करेंगे। तो बेटर है कि अगर 120 में से हम 70-80 जाने भी अगर महीने 15 दिन में एक मीटिंग अगर हमारी होती है तो प्रेजेंस हो, तो उससे थोड़ा सा हमारी यूनिटी और हमारा वो असर पड़ेगा ग्रुप पे। अदरवाइज क्या होगा कि हम 15-20 लोग ही आते रहेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा। तो डिसीजन लेने के लिए तो देखो हम बैठे हैं 15-20 जने, बट कल को कोई कह दे कि मैं नॉलेज में नहीं था, मैं बाहर था, तो मैं इस तरह से ये नहीं कर पाऊंगा। मैं जैसे कई लोग अभी भी कह रहे हैं कि ये लीगली हमें फोन करके मना कर रहे हैं कि ये जो एसोसिएशन है वो गलत है। ऐसे फोन मेरे पास 4-5 आए हैं, जिसमें से धवन अंकल पास ही बैठे हैं यहाँ पे, इनको भी बात हुई थी तो यही कहा था कि इलीगल है। और नीचे सुनील जी हैं चाइना टाउन वाले, इनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन आई थी, हमारे पास भी ये इन्फॉर्मेशन आई थी और हमारी उनकी ऑफिस में मीटिंग भी हुई थी शर्मा जी से, बट दे सेड कि सॉरी आज के बाद मैं किसी को बोलूंगा नहीं, ये एसोसिएशन नकली है या फर्जी है। मेरे ऑफिस में मीटिंग हुई थी, आशुतोष जी मेरे साथ थे, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं आगे से ही बोलूंगा नहीं। तो मैंने कहा कोई प्रूफ लेके आओ, आप इसको इलीगल कर दो, देन हम कह देंगे ठीक है हम इलीगल चला रहे थे, तो फिर उसके बाद हम फेस करते हैं आपको आके। और उन्होंने लास्ट टाइम बोला था कि मैं मीटिंग अरेंज करवा रहा हूँ और आपको सारा कुछ 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं मीटिंग अरेंज करा के बता रहा हूँ। इस बात को आज 20 से 25 दिन हो गए हैं। अभी जब मीटिंग स्टार्ट हो रही थी, मीटिंग स्टार्ट होते ही जैसे हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो नीचे से कॉल आया था मेरे को मेंटेनेंस से कि आप लोग ऐसे मीटिंग नहीं कर सकते, मैं परमिशन नहीं दूंगा आगे से। तो मेरे ख्याल से बिल्डिंग के ऑनर सारे यहाँ बैठे हैं और हमें अभी भी बिल्डर से परमिशन लेनी है, तो बेटर है कि हम अपनी एसोसिएशन के हिसाब से बिल्डिंग चलाएं। अगर ज्यादा होगा तो आगे जाके मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सारे जाने कहीं ना कहीं मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिसिटी का डिसीजन लेंगे कि नहीं पे करेंगे। देन उसके बाद हम इनके पास मीटिंग करने नहीं जाएंगे, इनके ऑफिस, बिल्डर के ऑफिस से कोई अपॉइंट होके आए सीनियर जो हमारे साथ बैठ के मेंबर्स के साथ बैठ के मीटिंग करे और जो भी हमारी डिमांड्स हैं उसको एज अ लीगल तरीके से फुलफिल करे। बिल्डिंग का हमें हैंडओवर चाहिए, हम हैंडओवर चाह रहे हैं, वो हमें हैंडओवर दे दिया जाए। अदरवाइज जो भी होगा हम लीगल तरीके से चलेंगे, हमने कोई भी इलीगल स्टेप नहीं लेना। जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है वो थ्रू मेल करनी है, व्हाट्सअप करनी है, विद रिकॉर्ड्स करनी है, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। बाकी इनकी तरफ से कुछ भी होता है उसके लिए मैंने अपना चौकी इंचार्ज उनको भी इन्फॉर्म कर दिया था कि हम गए थे, मैं और अभिषेक कल, इसीलिए हम इन्फॉर्म करके आए थे कि इनकी तरफ से कोई ये ना कह दे कि धारा 144 लगी है, वो भी हम पता कराए थे कि धारा 144 नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम चलेंगे तो प्रॉपर तरीके से चलेंगे कि हमारी कंप्लेंट ये ना डालने बैठ जाए कि आज धारा 144 है और ये लोग यहाँ पर 40 जाने इकट्ठे हो गए। तो ये हम सुबह सारा कुछ कंफर्म करके आए थे, तो इसीलिए हम आज मेनली इसीलिए बैठे हैं। जो इन्फॉर्म आपको करना था वो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है। फिर भी किसी का कोई भी व्यू है, कोई भी पॉइंट है जो हमसे मिस हो रहा है, वो प्लीज शेयर कर ले हमारे साथ। आ जाओ ना, आ जाओ आओ सर आओ, आप ही का माइक है। भाई लोगों, पहले तो सबसे पहले चाइना टाउन मिल्क कुमार गोविल का प्रणाम स्वीकार। हमारे भाई साहब सबसे पहली यहाँ पर डिमांड जो है वो है सिंकिंग फंड की, फिर है मेंटेनेंस की, जो ओवर लिमिट ली जाए। आपका मेंटेनेंस कितना है? मेरा मेंटेनेंस जाता है कि विद जीएसटी 38,000 रुपये एक दुकान। कितना रुपए स्क्वायर फीट हुआ? ये 1000 स्क्वायर। कितने रुपए स्क्वायर फीट हुआ? ये हो गया जी 31 रुपये कुछ पैसे। 5 स्टार होटल का है। 5 स्टार होटल में भी शायद इतना नहीं होगा। हाँ। और फिर सिंकिंग फंड एडवांस लिया गया था 1 साल का, और उसके बाद आज इन्हें लेते लेते हो गए 13-14 साल, बिल्डिंग में 1 रुपया नहीं खर्च करा, और सिंकिंग फंड का दबाव देते हैं हमारे ऊपर कि सिंकिंग फंड दीजिए, नहीं बत्ती काट देंगे। तो बत्ती काटना एक को कुछ तो है नहीं, और मेंटेनेंस का दबाव देते हैं। मेंटेनेंस हर महीने इतनी ज़्यादा है सभी की, ये नहीं मेरी, सभी की। मेरी तो रिक्वेस्ट ये है, ऊपर की मेंटेनेंस और नीचे की मेंटेनेंस अपनी आरडब्ल्यू जो बन गई है इसमें जमा करी जाए, एक आपस में बैठ के डिसाइड कर लो क्या रखनी है क्या नहीं करनी। इनको देना दे जब तक ये सुनेंगे नहीं। हाँ, ये बात भी सही बात है। भाई मेरी ओपिनियन, मेरा नाम हरीश है, अगर नहीं जानते हो सर प्लीज एक बार नोट कर लो। मेरी ओपिनियन ये है कि जो भी हम कर रहे हैं ना, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए हमें किसी लॉयर को हायर करना चाहिए, और जो लॉयर हम हायर करें वो एक्सपीरियंस्ड हो सोसाइटी मैटर्स के अंदर,
क्योंकि सोसाइटी के जो केसेस होते हैं ना, वो हर किसी को उसके बारे में नॉलेज नहीं होती। ये मेरे दोस्त हैं विनोद लोहिया जी, और ये कम से कम 5 से 6 RWA के प्रेसिडेंट, सेक्टर 141, सेक्टर 145 और सेक्टर 71 में भी थे RWA प्रेसिडेंट। तो इन्हें 15 साल के आसपास का 20 साल का एक्सपीरियंस है RWA की प्रेसिडेंसी, और ये काफी दिन से मैनेज कर रहे हैं। और जो भी लॉयर हम हायर कर रहे हैं, वो लॉयर जो सजेस्ट कर रहा है ना, हमें जो भी कोरोस्पोंडेंस में भेज रही है ना, लॉयर का काम लॉयर को करना है। हमारा दिमाग मुझे लगता है कि लॉयर से ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि लीगली उन्हें पता होता है किस तरीके से क्या काम करना है। आई सबका सहयोग मिले, इससे अच्छी बात क्या है? नहीं, ये इसीलिए मैं इनको बुलाकर भी लाया था कि ये अपनी गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि इनको काफी एक्सपीरियंस है RWA मैटर्स में। क्योंकि एक RWA सोसाइटी के जो लीगल टेक्नोलॉजी वो टर्म्स होते हैं ना, वो अलग भी होते हैं, मतलब नॉर्मल केसेस से अलग होता है, उसका लॉ ही अलग है। तो हम लोग अपनी तरफ से कुछ भी कर लें तो उसके तरीके से मेरे ख्याल से चलना बोलो पड़ेगा। क्या हमें करना चाहिए, आप स्टेप क्या? अभी वो धीरे धीरे बता देंगे, मैं बात कर सकती हूँ मनीष सर। तो आप लोग, मेरी तो सजेशन यही है कि हमें पहले सर किस मुद्दे पे आज यहाँ मीटिंग रखी गई थी और वेव सिल्वर टॉवर में इस वक्त हम उपस्थित हैं। बहुत सारी दिक्कतों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है, ऐसा सुनाई में दे रहा है। जैसे हमारी ग्राउंड फ्लोर पे दुकान है, हमसे मेंटेनेंस दिया जा रहा है 40,000 रुपये। हमारी 8 बजे से AC बंद कर देते हैं। हमारी दुकानें खुलती हैं 10 बजे तक, रात को 10 बजे दुकानें खुलती हैं। तो गर्मी कितनी रहती है, लोग कस्टमर भी परेशान होते हैं, हम भी परेशान होते हैं। हम 40,000 मेंटेनेंस देने के बाद भी, ओनर होने के बाद, रजिस्ट्री हमने करा रखी, ओनर होने के बाद भी इतनी सारी परेशानियाँ हैं। और मेंटेनेंस तो सर हर ऑफिस का है, आप बता रहे हैं कि आपकी दुकान का है, लेकिन यहाँ पे जितने कम से कम 700 से 750 ऑफिस इस पूरी बिल्डिंग में हैं। 300 के आसपास ऑफिस है, ऑफिस और रिटेल मिला के 324 उसके में सारे में मेंटेनेंस है, सिर्फ आपसे ही लिया जा रहा है? नहीं, सबसे लिया जा रहा है, एक दुकान से लिया जा रहा है। 2 दुकानें बंद भी पड़ी हैं, उनके अंदर भी लिफाफे हैं, उनके भी मेंटेनेंस है। चाहते क्या है आप लोग, क्या समाधान है इसका? हम हैंड ओवर चाहते हैं, अपना हैंड ओवर मेंटेनेंस पूरा सब हैंड ओवर हम कर दें, हम सब चलाएंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमने जो वेलफेयर एसोसिएशन बनाई है, बिल्डिंग की वेलफेयर एसोसिएशन जो बनाई है, उसके अकॉर्डिंग हमने बिल्डर से डिमांड करी है कि हमें बिल्डिंग का हैंडओवर दे दिया जाए। और बिल्डिंग जो भी इन्होंने हमसे आज तक 13-14 साल से सिंकिंग फंड लिया है, उस सिंकिंग फंड का ये यूज़ नहीं कर सकते। उसका अकाउंट देने के लिए इन्होंने क्लियरली मना कर दिया है कि हम अकाउंट नहीं दे सकते, हमें परमिशन नहीं है अकाउंट देने की, हमें सिर्फ पैसा लेने की सिंकिंग फंड की परमिशन है, आपके पैसे का आपको हिसाब नहीं दे सकते। और हाई मेंटेनेंस है, नीचे जो रिटेल है, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड, उसकी जो मेंटेनेंस है वो 31 रुपीज़ प्लस GST है। देन 3rd फ्लोर से ऑफिस स्पेस है, 3rd to 10th फ्लोर तक ऑफिस स्पेस है, उसकी मेंटेनेंस 14 रुपये है। और जिसमें से जब बिल्डर ने कोविड के बाद विदाउट इन्फॉर्मेशन अपने आप ही लेटर इशू करके एक मेंटेनेंस बढ़ा दी इसकी थी। कंप्लेन आपने के मेंटेनेंस ऑफिस में या वेव के डिपार्टमेंट को की है और उन्होंने ना सुनवाई करी हो? तब उस टाइम पे एसोसिएशन थी नहीं, इंडिविजुअली कोई इतना फाइट कर नहीं रहा था। बट अब जब 14 साल हो गए हमें सिंकिंग फंड देते हुए और करोड़ों रुपए इनके पास हमारे पड़े हैं, तो उसके बावजूद भी ये हमसे ये कह रहे हैं कि अगर आप सिंकिंग फंड नहीं पे करोगे हम आपको कोई NOC नहीं देंगे। अगर मैं अपना ऑफिस या शॉप बेचता हूँ तो जब तक सिंकिंग फंड क्लियर नहीं होगा इनका ये NOC नहीं देंगे और नोएडा अथॉरिटी में उसकी ट्रांसफ़र रजिस्ट्री नहीं हो सकती। ये तो दादागिरी होगी। ये दादागिरी से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वाली बड़े लेवल का वर्ड यूज़ करा जाए तो वो है इनकी तरफ से। ये भी परमिशन नहीं देते कि हम कॉमन एरिया में खड़े होकर यहाँ पर मीटिंग भी कर सकें सारे मेंबर्स। इन्होंने तो आज मुझे कॉल करके मना कर दिया था कि मैं अगली बार परमिशन नहीं दूंगा, बिल्डिंग हमारी है और हमें परमिशन चाहिए। सर सारे ऑफिस वाले, सारे दुकानदार वाले अगर एक तरफ मीटिंग करना चाहते हैं कॉमन स्पेस में, अगर आप रेंट दे रहे हैं, मेंटेनेंस दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अलग से दे रहे हैं, तो मीटिंग तो सबका जायजा करना, फिर मना क्यों किया जा रहा है? अब इनके बताओ ना क्या कर सकते हैं, किसके पास जाए, किसके पास जाए, कैसे करें? जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं बिल्डिंग ओनर इनसे बात करो, ये तो कहते हैं हम मीटिंग में भी नहीं आते। हम तो हर बार बुलाते हैं इन मीटिंगों में आओ अटेंड करो, ये तो मीटिंग में भी नहीं आते। इन्होंने मेरे को आज फ़ोन करके ये कहा कि हमसे तो गलती हो गई जो हमने कॉमन एरिया में ये कैफ़े खुलवा दिया, ये तो इसका भी ये रेंट लेते हैं और कह रहे हैं कि इस कॉमन एरिया में हमने गलती करी जो कैफ़े खुलवा दिया। यहाँ तो एसोसिएशन बनने के बाद आप लोग मीटिंगें करने के लिए बैठ रहे हो, तो ये अगली बार से हम परमिशन नहीं देंगे। कैफे का भी तो सर रेंट लिया जा रहा है फ्री में, कैफे तो का इन्होंने फ्री में जगह तो दी नहीं होगी। कैफ़े का राय भाई से ये 35,000 रुपये महीना लेते हैं और उसके बावजूद भी पीछे थोड़ा सा इनकी कुछ आपस में पर्सनल लेवल से बिल्डर से कुछ हुई थी, तो उन्होंने विदाउट एनी इंटीमेशन इन्हें मेल कर दी थी कि ये आपका हम यहाँ पे एग्रीमेंट टर्मिनेट करते हैं। फिर उसके बाद हमने इनके बिहाफ पे जाके बात की, रिक्वेस्ट की, तो जाके उन्होंने एक मेल लिखवाई कि हमें ये मेल कर दो तो आप चला लो। तो ये मतलब कोई वो नहीं है ज़बरदस्ती, ये अपना आप
जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। ये ऑफिस हमें बेचने के बाद भी खुद ही मालिक बन के बैठे हुए हैं। चाहते क्या है सर आप लोग? ये बिल्डर की मोनोपोली है, यहाँ पे कोई अकाउंटेंसी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये लोगों ने लूट मचाई हुई है। ये हम लोगों से इलीगल वे में भी पैसे लेते हैं, डरा के पैसे लेते हैं कि तुम्हारी बिजली काट दी जाएगी। एसी अपनी मर्जी से शिफ्ट कर देते हैं, जो जिसमें कि हमारे एसी में अंदर की लाइन है वो ख़राब हो जाती है। इवन हमारे यूनिट में 3 टन का एसी है, इनके बिना इंफॉर्मेशन के शिफ्ट करने की वजह से मुझे सफ़र करना पड़ा, फिर मुझे वो एसी चेंज करवाना पड़ा। इन लोगों के बारे इनसे जब पूछते हैं कि भाई आप हमें ये बताइए कि जो आप हमसे मेंटेनेंस चार्जेस ले रहे हैं, जो हमसे सिंकिंग फंड ले रहे हैं, उसकी कोई अकाउंटेंसी है? उसका कोई आपके पास में क्या आप चलो अपने बिल्डर लेवल पे ही क्या ऑडिट कराते हो? आप हमें बताने, क्या हमारा ये पूछने का अधिकार नहीं है? कह रहे जी हमें ऊपर से आदेश मतलब परमिशन नहीं है कि हम आपको बताएं। तो उसको हमने इस चीज़ से लड़ने के लिए हम लोगों ने वेलफेयर एसोसिएशन बनाई। उस वेलफेयर एसोसिएशन को ये कहते हैं ये इलीगल है, ये पता नहीं किस बेसिस पे ये किस चीज़ को इलीगल कह दें, किस चीज़ को लीगल कह दें। किसी चीज़ इन्होंने सभी जगह पे PVNL बिजली सप्लाई कर रहा है, ये अपनी बिजली सप्लाई कर रहे हैं, उसमें भी बिजनेस कर रहे हैं। तो ये देयर आर सेवरल थिंग्स कि जो ये लूट मचाए। क्या कहेंगे सर? आप लोगों को कह रहे हो कि आपके टेक ओवर में दे दें, आपके अंडर दे दें, जो इन्होंने नहीं किया वो आप क्या करेंगे ऐसा अगर आपको दे दी जाए? हम टेंडर देंगे, हम प्रॉपर इसकी कोटेशंस लेंगे बाहर कंपनियों से, जैसे और बिल्डिंग्स में चल रहा है, रेजिडेंशियल में भी, कमर्शियल में भी। एक तो हमारा जो सभी का सिंकिंग फंड बंद होगा, जो मिनिमम 1000 फुट की दुकान का 55,000 पे जाता है साल का, जिसका कोई अकाउंट नहीं देने को तैयार। ये मेंटेनेंस जो ये चार्ज कर रहे हैं 31 रुपीज़ कर रहे हैं प्लस GST। और जो बिल हैं हमने नीचे मेंटेनेंस में दिखाए थे, सेम जहाँ पर रन हो रही है बिल्डिंग विद सेंट्रल एयर कंडीशन, वहाँ पे 18 रुपये का चार्जेस हैं। हमने मेंटेनेंस के बिल भी दिखा दिए। तो हमारी कॉस्टिंग आप ये देखो ना, अगर कोई रेंट पे भी है या किसी की खाली भी है, हम अपना भी रन कर रहे हैं, तो 1000 फुट की दुकान का रिटेल में ना करते हुए हमारा महीने का 15-16 हज़ार रुपये बचता है। तो हम साल का अगर उसको कैलकुलेट करें 1.5-2 लाख रुपए वो है, प्लस हमारा जो सिंकिंग फंड है, बाकी जो हम और कंपनियां भी तो रन कर ही रही हैं उस कॉस्ट पे। कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन यही निकलता है कि हमें अपना हैंडओवर लेना है। जिस काम के लिए वेलफेयर एसोसिएशन बनती है उसी को हम डिमांड कर रहे हैं, वही हमारी डिमांड है और हमें हैंडओवर चाहिए। बेसिकली वी आर द ओनर्स, यहाँ पे वी विल बिकम टेनेंट। ये हमें ज़बरदस्ती, जबकि हमने पैसा खर्च किया है, हमारे नाम में रजिस्ट्री हुई है, परंतु इन्होंने आज तक भी हमको ओनर का अधिकार नहीं दिया है। हमें ये किराएदार बनाए हुए हैं, अपनी मर्जी से इस बिल्डिंग को ये चला रहे हैं। हम चाहते हैं हम ओनर बने। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से यहाँ पे अब मीटिंग रखी गई है और लगातार वेव ऑपरेशन से आप लोग परेशान हैं, मेंटेनेंस वालों से परेशान है, क्या मुद्दा है? सर मेन मुद्दा हमारा मेंटेनेंस से लेके है, सिंकिंग फंड है और IFMS है, जो कि बिल्डर हमारे से 13 साल से रिकवर कर रहा है। मेंटेनेंस ऑलमोस्ट 13-14 साल से रिकवर कर रहा है और उससे कई बार हम अकाउंट्स मांग चुके हैं, बट वो ऑलवेज ये कहते हैं कि नीचे आके हमारे ऑफिस में आके देख लो। कभी भी वो हार्ड कॉपी प्रोवाइड करने को तैयार नहीं होते। हम उनको कई बार मेल भी लिख चुके हैं इस रिगार्डिंग, बट वो उसका रिस्पॉन्स नहीं देते और मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं कि जी आप नीचे आके चेक कर लो। ये बात तो गलत है। अगर किसी से हिसाब मांगा जाए, आपका भी यहाँ कैफ़े चलता है, और अगर आप लोगों को हिसाब या बिल नहीं देंगे तो ये तो केस बनता है। अगर आप लोग हिसाब मांग रहे हैं तो वो दे क्यों नहीं रहे? लीगली राइट है सबको अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने का और बताने का। तो जितने भी ओनर्स हैं उनको वेव को ये प्रोवाइड कराना चाहिए अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स और पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, और जो इसका कैलकुलेशन है, जो भी आपका मेंटेनेंस का कैलकुलेशन है, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हर RWA मेल पे शेयर करती है कि हमारी कैलकुलेशन इतने रुपए पर स्क्वायर फीट आ रही है। वो प्रॉपर सबको शेयर होना चाहिए कि आपकी 31 रुपये या 14 रुपये जो भी आ रही है वो कैसे आ रही है।
ये प्रॉपर शेयर होना चाहिए और बिजली का भी प्रॉपर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सबको शेयर होना चाहिए। लगातार मेंटेनेंस वसूली जा रही है, जैसे आप कह रहे हैं लगातार बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डीजी, अलग अलग मेंटेनेंस चार्जेस सब लैंडलॉर्ड दे रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे बात करी तो दुकानदार ये भी बता रहे हैं कि रेंट काफ़ी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू कंपेयर टू अलग अदर बिल्डिंग्स। कॉमन एरिया मेंटेनेंस ज़्यादा है, रेंट नहीं है, मेंटेनेंस चार्जेस ज़्यादा है। मेंटेनेंस चार्जेस 31 रुपये पर स्क्वायर फीट है प्लस जीएसटी। यहाँ पे सर लोगों ने ये भी बताया कि जैसे कि ये कैफ़े है, ओपन एरिया में अगर कोई मीटिंग करना है कुछ है तो वो तो परमिशन अलाउ नहीं करते, जबकि ये गलत है। हाँ, आज की ही मीटिंग हमने ग्राउंड फ्लोर पे प्रपोज करी थी, लेकिन फिर नीचे से उनका ये आ गया कि नहीं हम नहीं अलाउ करेंगे। यहाँ पे भी वो ऑब्जेक्शन कर रहे थे, लेकिन समाओ हमने करी है। अब देखते हैं बाद में क्या होता है। क्या चाहते हैं आप लोग, कंक्लूजन इसका निकलेगा क्या? निकलेगा मतलब जो भी हम मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं और या सिंकिंग फंड का अकाउंट मांग रहे हैं कि भाई आपने क्या एक्सपेंसेस करा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वो दे विल हैव टू प्रोवाइड फंड। वी वांट टू टेक ओवर दी मेंटेनेंस पार्ट। आप लोग कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा आपके अंडर दे दीजिए, आपके एसोसिएशन के अंदर। इन लोगों ने ऐसा वो नहीं किया, आपके अंदर दे दिया जाए, तो आप ऐसा क्या करेंगे? हम लोग आगे जो भी लीगल फाइट है, पहले हम नोएडा अथॉरिटी और डीएम को इन्फॉर्म करेंगे और उनसे इंटरवेंशन मांगेंगे कि किसी तरह से वो रिजॉल्व कराएं। अगर वो भी नहीं होता देन वी विल गो टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट द बिल्डर। सर क्या कहना चाहेंगे, लगातार आप लोग परेशान हैं, ऑफिस आपके यहाँ पे है, बिल्डिंग यहाँ पर है और इसके अंदर आप ऑफिस चला रहे हैं, प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हम लोगों के साथ ये मेंटेनेंस चार्जेस ले रहे हैं, 14 रुपये पर स्क्वायर फीट का मेरा ऑफिस है यहाँ पे, उस तरह की ये सर्विसेज नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद में हम लोगों से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो ले रहे हैं वो भी हमसे ज़्यादा ले रहे हैं, जो मार्केट के हिसाब से। अब इस टाइम बेर मिनिमम मेरे 2 ऑफिसेज हैं, तो यहाँ पे गर्मियों में मेरा 12 से 13 हज़ार रुपये का बिल आता है। और उसके साथ साथ जो है बेर मिनिमम सर्दियों में भी 8 से 9 हज़ार है। मैं कोई यहाँ फैक्ट्री तो चला नहीं रहा, 650 स्क्वायर फीट का ऑफिस है और 30% जो है कारपेट एरिया 30 to 35% कम हो जाता है, तो सिर्फ 350-400 स्क्वायर फीट का 8,000 से 12-15 हज़ार रुपये तक गर्मियों में मेरा जो बिल आता है वो गलत आता है। और जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो हमसे ये 50 से 55 रुपये पर स्क्वायर फीट जो है हमसे सिंकिंग फंड चार्ज करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और कोई भी और बिल्डर जो है वो सिंकिंग फंड को चार्ज नहीं करता है। इन्होंने जो है अपना ज़बरदस्ती हम लोगों से सिंकिंग फंड चार्ज कर रहे हैं। तो आप समझिए 14 रुपये का हम मेंटेनेंस दे रहे हैं और उसके साथ में हम 50-55 रुपये साल का मीन्स 4.5 रुपये, जैसे मैंने अभी बताया तो 18.5 से 19 रुपये जीएसटी लगाने के बाद 21 रुपये स्क्वायर फीट में आता है। और आप देख सकते हैं जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपका कोई सेंट्रलाइज एसी नहीं चल रहा है, कूलर यहाँ लगे हुए हैं, कूलर के बाद भी जो है हम लोग बहुत परेशान हैं। और आप एज ए ह्यूमन कोई भी यहाँ ज़्यादा देर नहीं रह सकता है, फिर भी अब हमारी मजबूरी है। और सबसे बड़ी बात, मैं 12 साल से यहाँ ओनर हूँ और 12 साल के ओनर के बाद आज सबसे अच्छा मेट्रो के साथ पहली बिल्डिंग है, सबसे अच्छा है। और जिस प्राइस में मैंने 12 साल ख़रीदा था, सब बिल्डिंगों के रेट बढ़ चुके हैं और मैं 15% से 20% मुझे माइनस में यहाँ पैसा मिलेगा अगर मैं कभी भी बेचता हूँ। थैंक यू। सर ये आप लोग अब आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? जैसे इन्होंने बताया 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 14 साल हो गए, अब आवाज़ क्यों उठाई जा रही है? पहले आप लोग कहाँ थे? पहले भी हमने बहुत बार आवाज़ उठाई है। पहले यहाँ पर बिल्डिंग बहुत ज़्यादा खाली थी, कम आदमी आ रहे थे, किसी को आने नहीं देते। उससे सबसे पहले मांगते हैं कि पिछले हमारे ड्यूज़ क्लियर करो। मेंटेनेंस बहुत हैवी है, वो कहते हैं जब तक मेंटेनेंस नहीं दोगे दुकान नहीं खोलने देंगे। बिजली का बिल हमारा क्लियर करो, चाहे दुकान चल रही है या नहीं चल रही है। मेंटेनेंस तो लैंडलॉर्ड क्लियर करेगा ना, वो क्लियर करता क्यों नहीं है? जब वो रेंट ले रहा है, चाहे कोई भी लैंडलॉर्ड हो, उसको मेंटेनेंस देनी चाहिए। मेंटेनेंस देने के लिए कोई मना नहीं करता, एक जायज़ होता तभी ना। उससे 38 रुपये के हिसाब से मेंटेनेंस मांगोगे तो कौन देगा? और वो तो कहता है कि मैं तो किराएदार हूँ, मैं बाहर किराएदार दे रहा था 50,000 रुपये, 50,000 रुपये तो मेरे से मेंटेनेंस मांग रहे थे, मैं तो किराएदार हो गया। इस वजह से इनकी मेंटेनेंस लेट होती है, इसी वजह से ये बिल्डिंग आ रही है। आपकी दुकान है? हाँ जी, मेरी दुकान है। किस नाम से? शॉप नंबर 11 चाइना टाउन। आप एक बात बताइए, ये एसोसिएशन का नाम क्या है और आप लोग क्या मिलके करने वाले हैं अगर ये लोग नहीं सुधरे या इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो? हम ये चाहते हैं अथॉरिटी जाएंगे, डीएम साहब के पास जाएंगे, अगर फिर भी सुनवाई नहीं होगी तो हम कोर्ट भी जाएंगे। और हमारी जो डिमांड है सिंकिंग मेंटेनेंस मेन डिमांड हमारी है। उसके बाद हम चाहते हैं सफाई भी खूब अच्छे से हो। अभी तो सफाई भी नहीं है, कहीं एसी नहीं चलता, इनके पास चिलर है ही नहीं जो चलाएँगे, और पैसे लेने में सबसे आगे रहते हैं और नहीं दो तो पत्ती काटने की सबसे बड़ी धमकी देते हैं।
ये सर पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा तो इन्हीं की जेब में जा रहा है, यही खा रहे हैं, अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए। किसी इनसे हिसाब मांगो तो हिसाब देने के नाम पे ये कहते हैं कि हमारे पास हिसाब नहीं है, आगे जाके कोर्ट से जाके हिसाब मांगो। कब बताओ हम किसके पास जाएं? हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं जो हम वकील करके कोर्ट में चले जाएं। कोर्ट जाने में असमर्थ हो जाते हैं, अभी हमारे पास उतना पैसा नहीं है। धीरे धीरे RW बनाइए, पैसा इकट्ठा करना है, कोर्ट भी जाएंगे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।